हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे इस चैनल एंजॉय द नेचर पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। जी, हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिख चुका है। हम लोग एक लेसन पढ़ चुके हैं रियल नंबर, और हमें सेकेंड लेसन में पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो इस लेसन में हम लोग डायरेक्ट सवाल पे जाने से पहले कि एक-एक करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा इसके बेसिक कांसेप्ट को समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पोलिनोमियल या कोई भी लेसन का सवाल बना तो लेते हैं, पर उसके बेसिक कांसेप्ट नहीं मालूम होता। जैसे पोलिनोमियल का सवाल सारे लोग बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पूछ दिया जाए कि पोलिनोमियल का डेफिनिशन क्या होता है, तो बच्चा पोलिनोमियल को डिफाइन नहीं कर पाता है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि एक्चुअली पोलिनोमियल होता क्या है। तो हमें इस तरह से आधी-अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग पोलिनोमियल को पहले शुरू करने से पहले एक-एक करके क्वेश्चन बनाएँ, उससे पहले हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं कि पोलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है और ये कितनी तरह का होता है, क्या-क्या इसकी जो है ख़ासियत होती है, इसके क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब तक, तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन से पहले, इस सेशन के जो एग्ज़ामिनेशन है उससे पहले हम इसका पूरा ए टू जेड एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन एक-एक करके हम हर लेसन वाइज़ सारे क्वेश्चन को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और ये हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई भी वीडियो जो है अपलोड करें तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और आप आसानी से सारे लेसन वाइज़ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें घर बैठे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। ख़ासकर 10th के मैथमेटिक्स को पूरा अच्छा से पढ़ें, ताकि उन्हें इससे अच्छे से पढ़ने के एवज़ में उन्हें आगे चल कर के किसी भी तरह के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना हो, तो वो आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। उन्हें बाद में एक्स्ट्रा मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल, तो जब एक से ज़्यादा जो पद होते हैं उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब पद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक्चुअली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल का पावर जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी अगर हम पोलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² लिखे हुए हैं प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसका पावर पोलिनोमियल में वेरिएबल ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, और यहाँ अगर हम x रखते हैं तो उसका पावर 0 होगा। ये सारे, यानी ये वेरिएबल के जो भी पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं 0, 1 और 2, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और साथ ही साथ इंटीजर है। साथ ही साथ इंटीजर है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई ऐसे लिख दिया 3x का पावर 1/2, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव तो है, यहाँ प्लस तो लगा हुआ है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, यह एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लिख दिया 2x का पावर -2, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पावर जो है, वेरिएबल का पावर जो है वो निगेटिव है। तो आप समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल जो है क्या होता है। यानी पोलिनोमियल जो है एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है, यहाँ पर तो हमने मिस टाइप हो गया है, यानी चर का जो घात है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर चर का घात माइनस में होगा, इसका मतलब वो रूट में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए √x है, इसका मतलब वो x का पावर 1/2, तो ये जो है बहुपद नहीं हो सकता है। यानी बहुपद वो ही होगा जो वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 3 है, +3 है, जो पॉजिटिव भी है, और 3 एक इंटीजर है। यहाँ भी 2 है, तो ये जो +2 है इंटीजर है। यहाँ 1 है, ये भी 1 एक इंटीजर है। यहाँ 1 है, यहाँ भी ये भी एक इंटीजर है। यानी ये जितने भी दिए हुए एग्जाम्पल, ये सारे में वेरिएबल का पावर जो है वह एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये सारे के सारे बहुपद हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब सबसे जो है दूसरी बात ये आती है कि जब पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो किसी भी पोलिनोमियल में
आने वाले वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वह उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। किसी भी पोलिनोमियल में आने वाले जो वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल में जितने वेरिएबल आए हुए हैं, उन वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा जो उसी को हम लोग पोलिनोमियल का डिग्री बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल में हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये एग्जांपल में लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल 3 जगह आया हुआ है। अब यहाँ भी है, इसको हम लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर 0 है, चूँकि 1 का मतलब होता है 0 का मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो इसमें देखिए, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखा जाए, इस पोलिनोमियल की अगर बात कही जाए तो इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं, जो भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल का पावर जो है 2 आया है, 1 आया है और 0 आया है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा, वो इस पोलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 2 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड सवाल में आप देखिए, यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है। इस पोलिनोमियल में पावर जो है, इस पोलिनोमियल में कितने पावर हैं? इस पोलिनोमियल में एक्स के जो है वेरिएबल है, उन वेरिएबल के 3 पावर हैं। 3 है, 2 है, 1 है और लास्ट में 0 है। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर होगा, यानी ये मैक्सिमम जो है 3 है, तो यही इस पोलिनोमियल का ये जो मैक्सिमम पावर 3 है, यही इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो किसी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, उस पोलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यानी लार्जेस्ट पावर जो होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। किसी भी बहुपद का जो घात होता है, वह उस बहुपद में आने वाले चर का अधिकतम घात होता है। जैसे मान लीजिए एक्स का पावर 5 प्लस 4x प्लस 3x² प्लस 9x³ यहाँ लिख दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ चर जो है, ये बहुपद में जो चर हैं वो है, यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर x है, फिर यहाँ x² है, ये x है, ये सब यही चर हैं। तो इस चर का पावर 5 है, इस चर का घात 1 है, इस चर का घात 2 है और इस चर का घात 3 है। तो यहाँ पर इस चर की घात की अगर बात करें तो 3, 2, 1 और 5 है। यानी इसमें हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो है जो पावर है, यानी सबसे बड़ा अधिकतम जो घात है वो 5 है, अधिकतम पावर जो है वो 5 है। इसलिए इस बहुपद का घात जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। किसी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2x² प्लस 3x प्लस 5। यह एक बहुपद है। इस बहुपद को अगर हम मान लीजिए लिखते हैं 2x प्लस 3x² प्लस 5, ये यहाँ देखिए, इस बहुपद को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर का घात जो है वो बढ़ते या घटते क्रम में नहीं है। यहाँ देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 0 हो गया है। तो जब किसी बहुपद को उसमें आने वाले चर के घातों को बढ़ते या घटते क्रम के जो है में सजा दिया जाता है। यानी ये पोलिनोमियल इन विच वेरिएबल आर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के पावर के हिसाब से किसी पोलिनोमियल के जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे और सजाने के बाद से जो हमें पोलिनोमियल मिलेगा, उस पोलिनोमियल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। इसे हिंदी में बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। यानी किसी भी बहुपद के पावर को घटते या बढ़ते क्रम में सजा देना ही बहुपद का जो है मानक रूप होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पहले 3 जो है मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 2x1 लिखेंगे और यहाँ पर मान लीजिए प्लस 5 कांस्टेंट जो है लास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर ये घटते क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो भी हो सकता है, या असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख देते हैं 5 प्लस 2x प्लस 3x²। ये दोनों के दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहे जा सकते हैं। यानी किसी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, उस पोलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल के पावर जो हैं, उस पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में सजा देंगे और उसके बाद जो हमें पोलिनोमियल मिलेगा वही उस पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यानी किसी बहुपद में आने वाले चर के घात को बढ़ते क्रम या घटते क्रम के अनुसार सजा दिया जाए और उसके बाद जो हमें बहुपद मिले, उसी बहुपद को हम लोग मानक बहुपद कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब जो है घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यानी बहुपद जो है पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुपद कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला जो बहुपद का प्रकार होता है वो होता है जीरो पोलिनोमियल। यानी px, अगर कोई बहुपद x = 0 लिखा हुआ है, मान लीजिए x = 0 लिखा हुआ है, तो यह एक जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। या जीरो पोलिनोमियल जो होता है वो एक जीरो के बराबर ही होता है
और इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो उसे डिफाइंड नहीं किया जाता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। चलिए दूसरा जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल हो ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट हो। यानी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, 9 होने का मतलब कि 9 इंटू एक्स का पावर 0। यानी इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, 0 हो। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। हिंदी में इसे जो है अचर बहुपद कहा जाता है। यानी अचर बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर कोई ना हो, यानी चर का घात 0 हो। 0 होने का मतलब वो है ही नहीं, तो चर का घात 0 हो उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। तो ये 9, 5, 8 ये जितने भी लिखे जाते हैं, अगर x इक्वल टू 9 लिख दिए मान लीजिए, तो ये भी एक क्या है, px अगर लिख दिए यहाँ पर 9, तो एक अचर बहुपद है, इसमें चर का घात 0 है, 0 है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप होता है बहुपद का, नेक्स्ट जो बहुपद का टाइप होता है वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी में रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी एक पावर वाला, एक डिग्री, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू मान लीजिए 0 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर x के वेरिएबल का पावर क्या है, x है। उसी तरह 2x प्लस 3 लिख दिया, ये भी एक पोलिनोमियल है, इसमें भी x का वेरिएबल का पावर 1 है। x प्लस 9 लिख दिया, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं, एक ऐसा बहुपद जिसका घात जो है वो 1 हो, यानी अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर जो है 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाएगा। 1 डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब दो, एक ऐसा बहुपद जिसका डिग्री 2 हो, यानी मैक्सिमम, यानी उसमें घात 1 वाला भी होगा, 0 वाला भी होगा, लेकिन मैक्सिमम 2 तक ही होगा। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, प्लस 5 हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस बहुपद में जो चर है, चर का घात 1 भी है, चर का घात 0 भी है, लेकिन मैक्सिमम चर का पावर जो है, मैक्सिमम पावर को ही उस चर जो है बहुपद का घात कहा जाता है, उस पोलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, यानी मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उसे हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। यानी एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट जो है पोलिनोमियल का जो टाइप होता है वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर डिग्री 3 हो, उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लिख दिए, चाहे 5 लिख दिए, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो अधिकतम घात है, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं, कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद से जब जिस बहुपद का घात 4 होता है उसे चतुर्घातीय बहुपद कहा जाता है। 4 घात वाले, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4 घात वाले बहुपद है। यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 4 हो, यानी मैक्सिमम पावर 4 हो, उसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे चतुर्घातीय बहुपद कहा जाता है। यानी इसका मैक्सिमम घात जो होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है, यानी इस बहुपद का जो घात होता है वो 4 होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि किसी पोलिनोमियल में अगर उसकी डिग्री के हिसाब से देखा जाए, पावर के हिसाब से देखा जाए, तो पोलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी पोलिनोमियल का डिग्री 0 होगा, यानी उसका घात 0 होगा, तो उसे हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। जब 1 डिग्री वाला होगा उसे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। 2 डिग्री वाला जो कोई पोलिनोमियल होगा उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, और 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल, और 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ये हमारा क्विक रिवीजन था। यानी 0 होगा तो कांस्टेंट होगा, 1 होगा लीनियर पोलिनोमियल, ये उसके बाद से 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पावर जब मैक्सिमम पावर यानी डिग्री जो है 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये था डिग्री के हिसाब से, यानी पावर के हिसाब से पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो टर्म के हिसाब से पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 लिख दिए, तो इस पोलिनोमियल में 3 टर्म है, जहाँ पर यानी पावर जो चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 0 है। तो जब जिस स्टेप पे वेरिएबल का पावर चेंज होता है,
किसी दूसरे पावर से दूसरे पावर पे जाता है, उसी को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग हमने जिस जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक टर्म हुआ, यहाँ एक टर्म हुआ, तो इस पोलिनोमियल के अंदर जो है 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो उसी तरह ये टर्म कहलाते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल को टर्म के हिसाब से, पोलिनोमियल के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें भी हम लोग 4 तरह के क्वालिफिकेशन करते हैं। 5वां जो होता है, जब उसको उससे बाद जो है सबको उसी कैटेगरी में रख लिया जाता है। तो टर्म के हिसाब से जो पोलिनोमियल होते हैं उसमें जो है पहला पोलिनोमियल का जो टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। साइंस की भाषा में मोनो को गिनती जो है, मोनो को एक कहा जाता है, यानी एक को साइंस की भाषा में मोनो कहा जाता है। और इसीलिए आप लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे CO यानी कार्बन, ऑक्सीजन की एक मात्रा तो मोनोऑक्साइड, CO2 दो मात्रा तो डाइऑक्साइड, यानी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ये सब साइंस की भाषा में गिनती होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। यहाँ आप गौर से देखिएगा, सिर्फ एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, तो ये सारे मोनोमियल है। जैसे मान लीजिए 3x लिख दिए, तो इसमें कोई टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, तो इसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। हिंदी में इसे एक पदी बहुपद कहा जाता है, क्योंकि एक ही पद है, क्योंकि टर्म को हिंदी में पद कहा जाता है, तो इसमें एक पद है, इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, उसे जो है बाइनोमियल कहा जाता है। यानी देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर एक x टर्म है और एक टर्म है +3, यहाँ पर एक 4x टर्म है और दूसरा टर्म है +1, यहाँ पर एक x² 4x² टर्म है और यहाँ पर एक -9 टर्म है। तो ये सारे 2-2 टर्म्स वाले हैं। यानी जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। जिस टर्म जो है पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। यानी हिंदी में इसे बोले तो 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद और 1 पद वाले बहुपद को एकपदी बहुपद। इंग्लिश में 1 पद वाले 1 टर्म्स वाले पोलिनोमियल को मोनोमियल और 2 टर्म वाले पोलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। अब जो है 3 जब पद होगा, किसी पोलिनोमियल में 3 पद हो गए तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। ट्राई माने होता है 3। तो एक ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे मान लीजिए 2x² है, 3x है, +5 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पद ये हो गया, दूसरा पद आप देख रहे हैं यहाँ पर हो गया, और तीसरा पद +5 हो गया। यानी एक पद होगा 2x², दूसरा पद +3x और तीसरा पद +5। तो इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। यानी 3 टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो 3 टर्म वाले पोलिनोमियल को हम लोग जो है ट्राइनोमियल कहते हैं। उसी तरह जब 4 टर्म हो गए, जो सॉरी यहाँ पर 4 लिखाना चाहिए, जब 4 टर्म हो गए उसे हम लोग जो है क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। 4 पद वाले पोलिनोमियल को क्वाड्रिनोमियल कहा जाता है। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हैं, जैसे ये से एग्जांपल में भी मिसटाइप हो गया है, यानी 4x³ + 2x² + 3x + 9। यहाँ देखिए, यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, यानी 4 टर्म वाले पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। इसे हिंदी में चतुर्पदी बहुपद कहा जाता है। यहाँ भी मिसटाइप हो गया है, इसे हम लोग चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। यानी चतुर्पदी बहुपद वो ऐसा बहुपद होता है जिसमें 4 पद होते हैं, यानी 4 पद वाले, सिंपल सी बात है, 4 पद वाले बहुपद को चतुर्पदी बहुपद। और इंग्लिश में भी अगर देखें तो क्वाड्री माने होता है 4, तो क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म्स होंगे। क्वाड्रिनोमियल, ट्राई माने होता है 3, तो ट्राइनोमियल में 3 जो है टर्म्स होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब एक बार हम लोग थोड़ा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हम लोग पढ़ें। तो अगर हम लोग टर्म्स के हिसाब से देखें तो 1 टर्म वाले जो है पोलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 4 टर्म वाले पोलिनोमियल को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। और 4 से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे, जैसे किसी पोलिनोमियल में हम मान लीजिए कि 5 टर्म है, जैसे 4x⁴ + 3x³ + 9x² + 7x + 5। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे गौर से, तो इस पोलिनोमियल के अंदर आपको 4 से भी ज़्यादा टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और 5 टर्म। तो 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, अब इसके बाद जितनी भी टर्म्स आए उन सारी को सबको मिला करके हम लोग एक शब्द में पोलिनोमियल ही बोलते हैं। तो इस तरह से 1 टर्म होगा मोनोमियल, तो 2 टर्म होगा बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होंगे क्वाड्रिनोमियल और 5 टर्म्स होंगे, 4 से ज़्यादा होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल। हिंदी में 1 पद वाले बहुपद को एकपदी बहुपद, 2 पद वाले को द्विपदी और 3 पद वाले को त्रिपदी, 4 पद वाले को चतुर्पदी और 4 से अधिकतम पद वाले बहुपद को हम लोग सिर्फ बहुपद ही बोलते हैं। अब चलिए, अब जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, किसी बहुपद का जीरो क्या होता है।
किसी पोलिनोमियल का जीरो जो होता है, किसी भी पोलिनोमियल का जीरो उस पोलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू होता है जिस वैल्यू को रखने के बाद से वो पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए x+5 लिख रहे हैं, तो x+5 में x का एक ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे ये जीरो के बराबर हो जाए। तो अगर x जब पर -5 लिख रहे हैं और +5 तो ये जीरो हो जाता है, यानी इसका जीरो जो होगा -5 होगा। यानी किसी भी पोलिनोमियल का, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे x+9 अगर लिखा हुआ है, यानी x+9 अगर लिखा हुआ है, चाहे x-13 लिखा हुआ है, तो ये x का कौन सा वैल्यू, इस x का ऐसा वैल्यू जिसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह पर रखें तो ये जीरो हो जाए। मान लीजिए अगर हम x की जगह पर 13 रख रहे हैं तो 13 में से 13 कट के जीरो हो गया, ये 13 जो है वो x का जीरो कहलाता है। यानी किसी वेरिएबल में, किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को उस पोलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पे वो पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में उसे शून्यक कहा जाता है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक उस बहुपद में आने वाले चर का एक ऐसा मान होता है जिस मान को उस बहुपद में रखने के बाद बहुपद जो है जीरो के बराबर हो जाता है, उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो होता यह है कि बहुपद में जो कोफिशिएंट होता है, जो बहुपद का जो, आपको अगर हम बता दें कि बहुपद में जो चर वैल्यू निकालिएगा, जो शून्यक निकालिएगा, वो शून्यक और उस बहुपद में आने वाले जो बहुपद में के जो गुणांक होते हैं, बहुपद में जो वेरिएबल यानी के गुणांक होते हैं, जो चर के गुणांक होते हैं, उसके बीच एक संबंध होता है। जैसे मान लीजिए x से -4 अगर हम दे रहे हैं, एक बहुपद दिए हुए हैं, तो x का जो बहुपद है, इस बहुपद का अगर शून्यक निकालिएगा तो x की जगह पर आपका 4 आएगा, यानी 4 में से 4 घटाते हैं तो 0 आएगा। यानी इस बहुपद का शून्यक जो है, जीरो जो है इस बहुपद का, वो इस पोलिनोमियल का 0,4 आया। तो आप देखिए जीरो का जो संबंध होता है किसी भी मोनोमियल, अगर हम देख रहे हैं, ये चूंकि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन में जो बहुपद का जो शून्यक होता है, यानी जो पोलिनोमियल का जो जीरो होता है उसका और उस पोलिनोमियल में आने वाले जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स के बीच एक रिलेशनशिप होता है। तो ये रिलेशनशिप, इस फार्मूला ये जो दिखा रहा है, इसी उसी रिलेशनशिप को दिखा रहा है। यानी लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरो होगा वो -b/a के बराबर होगा, यानी कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है कांस्टेंट टर्म, इसको थोड़ी सी हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये जो है -4 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको -4 लिखेंगे, और इसका जो है वेरिएबल जो है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ देखेंगे 4/1 = 4, यानी यहाँ से हम लोग जीरो जो निकाले थे उसमें भी हमारा 4 आया था। तो किसी भी बहुपद में जो शून्यक हम निकालते हैं, उस शून्यक का उस बहुपद में आने वाले चर हैं, उस चर के साथ जो भी अंक गुणा होता है उस चर का गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए x² - 4 + 4x + 3, तो यहाँ पर x² में कुछ गुणा नहीं है, तो x² में हम मान लेते हैं 1 गुणा है, तो x² का गुणांक 1 होगा। यहाँ पर x का गुणांक +4 और ये -+3 जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, बिना जो है किसी वेरिएबल वाला। अब चलिए, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो भी हम लोग जीरो निकालेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें 2 वैल्यू निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पावर x² जो है, पोलिनोमियल में x, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारा x का पावर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर एक अल्फा और एक बीटा 2 वैल्यू निकलते हैं। तो जब हम इनका वैल्यू निकालेंगे, जीरो निकालेंगे अल्फा और बीटा का, यानी इस पोलिनोमियल से हम x का जो शून्यक निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, उस जो जीरो है उन जीरो के बीच अगर हम रिलेशनशिप देखें, जीरो 2 निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा और बीटा को जो हम ऐड करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना हम, तो -b/a, यानी b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझ लेते हैं अल्फा और बीटा का फार्मूला क्या होता है। x का 2 वैल्यू निकलते हैं तो दोनों वैल्यू का फार्मूला, अल्फा निकालने के लिए -b + √b² - 4ac/2a होता है, ये फार्मूला। फिर बीटा को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है -b -√b² - 4ac/2a। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग थोड़ा सा इसके संबंध को देखने की कोशिश करते हैं। अगर दो, जैसे यहाँ पर हमने एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 2x - 8, अब इसका हम लोग जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं।
इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा 4 2 में फैक्टराइज होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग जो है इसको x जो है दोनों में से कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, इसमें से प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, ओवरऑल 0। अब x माइनस 2 इंटू दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन कर ले रहे हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक अल्फा हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बीटा हो जाएगा। तो अल्फा अगर देखें तो 2 आया और बीटा हमारा आया 4। तो कहने का मतलब ये है कि हमने दो शून्यक अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 4 निकाल लिया। अब इन दोनों को संबंध, इन दोनों के बीच एक संबंध होता है, यानी अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, जैसे अल्फा 2 हो गया तो एक तरफ अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं और एक तरफ जो है हम इनके कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, माइनस बी बाई ए। बी बाई बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2। तो एक तरफ हम अल्फा का वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 4 और एक तरफ माइनस माइनस 2 रखेंगे बाई। अब देखिए x प्लस 2 था, सॉरी यहाँ पर x प्लस 2 था तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारा अल्फा माइनस 2 आएगा और बीटा 4। तो माइनस 2 प्लस 4 लिखेंगे और एक तरफ कोफिशिएंट ऑफ x और बाई ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इधर ओवरऑल ये होगा 2 और इधर हो जाएगा 2/1। तो ओवरऑल यहाँ 2 इक्वल टू 2 यानी LHS इक्वल टू RHS ये वेरीफाई हो गया। यानी अल्फा और बीटा को ऐड करने के बाद से उतना ही आ रहा है जितना डायरेक्ट हम एक्स के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। उसी तरह से हम अब दूसरे सवाल पे, ये अल्फा प्लस बीटा था, अब हम अल्फा इंटू बीटा के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारा अल्फा आया था -2 और बीटा आया था 4। अब हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। चलिए अल्फा कितना है हमारा -2 इंटू बीटा कितना है 4 और हमारा c देखिए -8। तो -8 बाई ए कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, ये 1 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर होगा -8 इक्वल टू -8। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल आ गया। यहाँ भी वेरीफाई हो गया कि अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन से किसी भी पोलिनोमियल का जो वैल्यू निकालेंगे, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो दो वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो c बाई ए के बराबर ही होगा। यानी कंस्टेंट टर्म को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा उतना ही अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम सवाल पे देखते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा कंसीडर करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। तो जैसे हम लोग जो है क्यूबिक पोलिनोमियल में हमें 3 रिलेशनशिप मिलेंगे, क्योंकि पावर 3 है तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो भी मिलेंगे, एक अल्फा मिलेगा, फिर एक बीटा मिलेगा और एक गामा मिलेगा। अब जो है इसका रिलेशनशिप हम लोग को निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशनशिप क्या होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या होता है, और दो करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का रिलेशनशिप क्या होता है। तो हम लोग शून्यक निकाल करके और इसको हम लोग इस पर बारी बारी से ये करेंगे, तब जा करके हमें ये पता। चलिए अब हम इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पहले इसका जीरो निकालेंगे, फिर जीरो निकालने के बाद से इसके जो जीरो होंगे उनके बीच हम रिलेशनशिप को देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो हमारा है x³ - 4x² + 5x - 2। इसमें नॉन वेरिएबल जो टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है वो -2 है, और ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -2 आर 1, -1, 2, -2। मतलब ये हुआ कि इसमें जो दो है वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म है -2 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, -2 टाइम्स में -1 से और 2 से और -2 से, इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पर हम लोग जो है इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है। हम लोग जो है जितने भी हम पॉसिबल फैक्टर्स को लिखे हुए हैं उन सारे पॉसिबल फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, और जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर देगा वो उसका एक जीरो होगा।
तो चलिए बाकी उसके बाद बाकी जीरो निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले P1 निकाल लेते हैं, यानी x की जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस 5 इंटू 1 अब माइनस 2, इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो 1 और ये माइनस जो है 4 इंटू 1 हो जाएगा, अब प्लस 5 अब माइनस 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अगर हम इसको देखें तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, माइनस 4 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो माइनस 6 आएगा, ओवरऑल 0 आ जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वह 1 है, यानी x का जो वैल्यू है वो 1 है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 जो है इस वेरिएबल, इस पोलिनोमियल का एक टर्म है। टर्म जो होगा x से इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक जीरो हमारा x माइनस 1 होगा। अब x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो है हमारा इक्वेशन था x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस 1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ये कट के ख़त्म हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर होगा और ऊपर से जो टर्म्स हैं वो सारे उतर जाएंगे, सॉरी यहाँ एक्स होगा माइनस 2। फिर हमारा जो माइनस 3x टाइम्स में हम इसको लेकर जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। फिर हमारा जो है 5x से 3x घटेगा तो 2x माइनस 2 होगा। अब ये जाएगा प्लस 2 टाइम्स में, तो 2x होगा और माइनस 2, इसके बाद से ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर, यानी हम बीच वाले को 2x और x में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 में हमारा ये टूटेगा, इक्वल टू 0 कर देते हैं क्योंकि हमें इसका 0 निकालना है। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 होगा और इसमें से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 2 दोनों में से कॉमन करते हैं तो इधर बचता है हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, ये अल्फ़ा हो जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये बीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू होगा हमारा 2 और x इक्वल टू होगा हमारा 1। इस तरह से हमें 2 शून्यक मिलते हैं, 2 जीरो मिल जाते हैं, और 2 जीरो यहाँ हमारा मिला और 1 जीरो हमने पहले से निकाल करके रखा हुआ है। इस तरह से हमारे पास 3 जीरो हुए, एक हुआ अल्फ़ा हुआ हमारा 1, फिर बीटा हुआ हमारा 2 और गामा अगर हो मानते हैं तो 1 हो जाएगा। यानी अल्फ़ा बीटा और गामा को हम अगर लिख रहे हैं तो हमारा 1 1 2 लिख सकते हैं या 2 2 1 भी लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग इसके जो है रिलेशन को देखेंगे। हमारे पास हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा जो है हमें मिला 1 1 और 2, 1 1 और 2 हमारे पास 3 जो है वैल्यू हैं अल्फ़ा बीटा और गामा के। अब हम लोग इसको इसके वैल्यू के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारा अल्फ़ा, हमने जो है अल्फ़ा जो कैलकुलेशन अभी किया, हमने कैलकुलेशन करने के बाद से हमारा अल्फ़ा, हमारे पास अल्फ़ा जो है वो हमारा अल्फ़ा आया था 1, बीटा आया था 1 और गामा हमारा आया था 2। अब हम लोग इसकी इस रिलेशनशिप पे बैठाने की कोशिश करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर हमने इसके पहले भी बताया था, बी हमारा जो होता है वो एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट होगा हमारा बी, एक्स का कोफिशिएंट होगा हमारा ए, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए होगा और एक्स का कोफिशिएंट सी होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो हमारा डी होगा। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग देख रहे हैं कि कितना हमारा आ रहा है। हमारा अल्फ़ा आया था 1, बीटा आया था 1 और गामा आया था 2। और हम लोग डायरेक्ट अगर कोफिशिएंट्स को रखते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस अब माइनस 4 अब बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है। इस तरह से हम इधर देखते हैं तो हमारा 2 प्लस 2 और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 बाई 1। इधर भी हमारा 4 आता है, इधर भी 4 आता है। इस तरह से ये हमारा जो है वेरीफाई हो गया। यानी अल्फ़ा बीटा और गामा को हम लोग निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का जो सम निकालेंगे तो वो सम जो होगा वह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को माइनस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब एक्स क्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा जितना अल्फ़ा बीटा और गामा को जोड़ने के बाद आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं
अब हम लोग जो है दो दो करके, जैसे दो दो करके पेयर बनाते हैं और पेयर बनाने के बाद सब उसको ऐड करते हैं, तो उसके बीच का रिलेशन हमें देखना है। यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो हमारा C/A आएगा। इसको हम लोग देखते हैं। हम इस सवाल के लिए फिर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम पहले वाले वैल्यू का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारा अल्फ़ा आया था 1, बीटा आया था 1 और गामा आया था हमारा 2। अब हम लोग जो है डायरेक्ट इसमें जो है इसको फिलअप करेंगे। पहला हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1 इंटू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 1 इंटू 1, प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू 2 और प्लस अल्फ़ा इंटू गामा यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू सी। अभी हमने जो है बोला कि ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए होता है, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी और एक्स का कोफिशिएंट सी होता है। यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -5 बट्टा, और एक्स ए जो होता है एक्स क्यू का कोफिशिएंट होता है तो बाई ए है, तो यानी ए इतना है हमारा 1 है, तो हम वहाँ 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 और प्लस 2, और इधर हो जाएगा माइनस प्लस 5/1। इधर हम ऐड करेंगे तो 5 होगा और इधर होगा 5, यानी ओवरऑल दोनों तरफ से हमारे इक्वेशन सॉल्व हो गए, दोनों बराबर 5 = 5। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। चलिए इसके बाद जो है ये हम दो दो करके तो देख लिए। अब इसके बाद हमारा आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को सॉल्व करने का, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका जो होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। हमने अल्फ़ा निकाला था 1, बीटा निकाला था 1 और गामा हमारा आया था 2। अब इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अल्फ़ा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, यानी -2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, माइनस D यानी -2 बाई ए हमारा जो है एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 आया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ओवरऑल 2 आएगा और इधर भी हमारा 2/1 आएगा, यानी इधर भी 2 आया और इधर भी 2 आया। इस तरह से LHS = RHS दोनों तरफ हमारा इक्वल मिल रहा है। और इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी क्यूबिक इक्वेशन के अल्फ़ा यानी तीनों क्यूबिक इक्वेशन के तीनों जीरो को निकाल करके तीनों जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है जितना एक कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म को एक्स क्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो आता है। यानी अल्फ़ा बीटा और गामा को निकाल लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना अचर पद को हम एक्स क्यू के गुणांक से भाग करेंगे तो आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।